है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। तो आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। सीटेट से रिलेटेड जो पेडागॉजी के सेशन होते हैं वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और पेडागॉजी जो सेशन है वो हमारे पांचों सब्जेक्ट जो हमारा, चाहे वो संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ईवीएस हो या सीडीपी की तो बात ही अलग है। पूरा समझ लीजिए कि वो पेडागॉजी से रिलेटेड ही, उसमें पूरा पेडागॉजी ही है सीडीपी में ना। तो आज हम बात करेंगे कि हम सीडीपी के जो मेन पॉइंट हैं उनको हम कैसे करें और किस तरह से हम एक ट्रिक के माध्यम से हम एक आउटलाइन, हम ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है कि कुछ इमीडिएट ट्रिक लगेगा और आप सही से इक्वेशन कर लेंगे। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में यदि हम अच्छे से बात करें, ध्यान से समझें, तो हम ये समझ पाएंगे कि सीडीपी करना बहुत ही आसान है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे। सीटेट आने वाले सीटेट के लिए बहुत ही मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आपकी जो सीटेट के एग्ज़ाम हो बहुत ही बढ़िया से हो, इसी कामना के साथ हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो है सीटेट के जो मैंने टॉपिक लिखा है कि सीटेट 2023 में हाउ टू सॉल्व आर सब्जेक्ट पेडागॉजी सेशन, कि हम सभी सब्जेक्ट की जो पेडागॉजी शिक्षा जो है मनोविज्ञान का, जो शिक्षण मनोविज्ञान का है, शिक्षण जो संबंधित उस सेशन का क्वेश्चन है उसको किस तरह से हल करें, उसमें पॉजिटिव क्या पॉइंट है और नेगेटिव क्या पॉइंट है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव की बात करी जाए तो बाल केंद्रित शिक्षा। जिस भी ऑप्शन में बाल केंद्रित शिक्षा होगी वो ऑप्शन सही होगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया और उसमें ये पता चले कि जो बच्चे के हिसाब से स्कूल बदल जा रहा है, स्कूल के जो नियम हैं वो बच्चे के हिसाब से बदल जा रहे हैं, बच्चे के रुचि के हिसाब से पाठ्यक्रम बदल जा रहा है, और अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो शिक्षक अपने पढ़ाने की विधि बदल दे। कहने का मतलब है बच्चे को केंद्र में रख के जब जहाँ पे भी जिस भी ऑप्शन में बात करी जाएगी वो क्वेश्चन का वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा में और प्रगतिशील शिक्षा में आपको ये ध्यान देना है कि जो समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा वो होती है जिसमें आप अधिगम कराएं और बच्चा अस्थायी रूप से अधिगम करे, चीज़ों को सीखे। ठीक है, और समावेशी शिक्षा में है चाहे वो बच्चा किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, चाहे उसको उसका IQ लेवल कम हो, चाहे उसको समझने में बहुत ज़्यादा देरी लगती हो, कुछ बच्चे तेज़ समझ लेते हैं, कुछ बच्चे जल्दी समझ लेते हैं। तो हम समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी बच्चों को एक साथ रख के एक ही क्लास में पढ़ाया जाए, सभी बच्चे को एक साथ तो पढ़ाया जाए लेकिन उन्हें पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो। ठीक है, समावेशी शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि हम एक ही नियम सब पे लागू कर देंगे। मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब है कि हम बहुत सारे, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 20 बच्चे हैं तो इसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, लेकिन और बाकी के 15 बच्चे जो हैं वो बहुत ही स्लो तरीके से उनका जो है लर्निंग हो पाती है, वो जल्दी से चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, जल्दी से तर्क नहीं लगा पाते, उन्हें टाइम लगता है। तो उनको आपको टाइम देना है। ऐसा भी नहीं पढ़ाना है कि बच्चों को हम बोर कर दें, जो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं उन्हीं के हिसाब से पढ़ाएं, नहीं, आप मिडिल का कोई चीज़ चूज़ करेंगे जिससे दोनों बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का मतलब ये है। और बहुभाषिकता जो है मतलब एक क्लास में अनेक बच्चे हों और अनेक प्रकार की भाषा को बोल रहे हों, वो जो है बहुभाषिकता का हमें हमेशा ध्यान रखना है। वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ये 3 ऑप्शन आपको समझ में आया। मौलिकता और नैतिकता, जिस भी ऑप्शन में मौलिकता और नैतिकता की बात होगी, खासकर हिंदी पेडागॉजी की जब आप बात करें तो वहाँ पे आप यही चीज़ ध्यान में रख के करें कि बच्चे का जो है मौलिकता देखा जा रहा है, उसकी नैतिकता देख रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव। जब तक क्वेश्चन में निगेटिव न बोले तब तक आप निगेटिव ऑप्शंस को चूज न करें। अगला देखते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। बच्चा जो आज सीख रहा है और उसने जो पहले का सीखा है, दोनों को जोड़ के हम कुछ नई चीज़ सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हम जो है बच्चे को क्लास में कुछ ऐसा चीज़ सिखा दे जो बच्चे ने कभी देखा ही नहीं, एग्जाम्पल ऐसा दे कि जो बच्चे कभी सुने ही नहीं हो, तो ऐसा नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से जब बात होगी वो ऑप्शन सही होगा। वातावरण तथा अनुवांशिकता का दोनों अंतर संबंध होना चाहिए, दोनों की विशेष बातें, ये नहीं कि सिर्फ वातावरण की बात हो, सिर्फ वातावरण से ही कोई नहीं सीख सकता, अनुवांशिकता भी बच्चों के सीखने में बहुत ज़्यादा योगदान रखती है। ठीक है, अब देखिए, असमानता का आदर, वही हमें बात, बहुभाषिकता का सम्मान, बच्चे कई भाषा में बोल रहे हैं आपकी कक्षा में तो उसका सम्मान करिए, आप इरिटेट न होइए। ठीक है, ये आपका NCF कहता है। NCF को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका, पेडागॉजी को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड को ध्यान में रखें ना।
व्यक्तिगत विभिन्नताओं का और बच्चों को स्नेह और सुरक्षा दें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एज अ टीचर आप इतना डर बिठा दें कि बच्चा क्लास में बैठ ना पाए। ठीक है, तो ये थे आपके पॉजिटिव, और भी बहुत से पॉजिटिव हैं। जब आप अपने नोट्स पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़े भी होंगे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड मिल जाते हैं आपको जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो पॉजिटिव होते हैं, और उससे ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, निगेटिव की बात करें तो निगेटिव पॉइंट वो हो जाएगा जब शिक्षक केंद्रित बात हो, कि मतलब शिक्षक कह रहा है कि हम तो इसी तरह पढ़ाएंगे, बच्चे आप सुधर जाओ, आप मेरी तरह से ढल जाओ, ये गलत हो जाएगा। पाठ्य केंद्रित नहीं होगा, अब बच्चे को स्वर नहीं आ रहा है तो आप स्वर आ ही नहीं रहा है, बच्चों को पाठ्यक्रम में व्यंजन दिया है तो आप व्यंजन नहीं पढ़ाने लगेंगे, आपको स्वर ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। ठीक है, तो जब निगेटिव ये हो जाएगा तो आपका निगेटिव हो जाएगा। जब तक निगेटिव नहीं पूछेगा ये ऑप्शन सही नहीं होंगे, ये गलत होंगे। जहाँ पे केवल वातावरण, केवल अनुमानसिकता, केवल बच्चों की रुचि, तो हमेशा केवल जब लग जाएगा तो वो ऑप्शन लगभग कहीं ना कहीं आप उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि वहाँ पे वो चीज़ें केवल की वजह से, वल्ली की वजह से क्या हो जाती हैं, वो रॉन्ग हो जाती हैं। बच्चों में अलगाव जहाँ होगा वो निगेटिव होगा। आलोचनात्मक, बच्चों में आलोचना नहीं करेंगे, वो तो बच्चा जल्दी सीख पाता है, तुमको तब से पढ़ा रहे हो, तुम सीख ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये आलोचनात्मक तथ्य नहीं रखना है, ये निगेटिव है। ठीक है, ये भी कक्षा में खामोशी की बात जिस भी ऑप्शन में होगी वो ऑप्शन आपका गलत होगा। शिक्षक को आराम कभी नहीं देना है, इसी तरह बैठ के थोड़ी वो सैलरी लेंगे, अपना काउंट करेंगे। ठीक है, शिक्षक को आराम नहीं देना है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं और आप सभी लोगों को पता भी होगा। अब बात करते हैं जिसके लिए सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ये है कि इस टाइप जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग तो बहुत ही ठीक है, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो ये टॉपिक ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि जो टॉपिकों से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। और बीच में आपको टोकने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं डेली जो आप वीडियो सीटेट के बारे में अपलोड करती हूँ आप तक पहले पहुँचे, और आप कुछ सिखाकर आपके साथ कुछ साझा करके मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए बात करते हैं वर्तमान समय में सीटेट में जो पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न टॉपिक, वो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो जीन पियाजे के इन्होंने जो नैतिकता के सिद्धांत दिए हैं, आपके संक्रियात्मक अवस्थाएँ जो दी हैं, उन अवस्थाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इन्होंने कितने अवस्थाएं आपके दिए हैं, 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, 4। एक संवेदी पेशी अवस्था दी है इन्होंने। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी है इन्होंने, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दी है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो है संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है आपके 11 वर्ष से ऊपर या 18 वर्ष या 11 वर्ष से ऊपर की बात ये करते हैं जीन पियाजे जी। और सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से, इनके किस अवस्था से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि अब तक मैंने जितना भी एनालिसिस मैंने किया है उसमें इन दोनों जो टॉपिक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जो संवेदी और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इन अवस्थाओं से एक आधा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कोहलबर्ग साहब का जो है, इन्होंने जो नैतिक तर्कड़ाएँ दी हैं, इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें इन्होंने क्या दिए हैं, 3 रूल दिए हैं। ठीक है, 3 रूल दिए हैं इन्होंने, और इन तीनों के 2-2 क्या है, चरण हैं। ठीक है, स्टेप्स हैं। इस तरह से कितने हो गए, आपके 6 स्टेप हो गए, 6 स्तर हो गए। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। कोहलबर्ग साहब का जो इन्होंने 3 नियम दिया है, ठीक है, और तीनों नियम में क्या है, 2-2 स्तर दिए हैं। इस तरह से 3 नियम, तो एक नियम में 2 स्तर है। ठीक है, स्तर पहला और स्तर दूसरा, इस तरह से करके इस तरह से 6 स्तर है। सबसे ज़्यादा जो स्तर से इनके क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला स्तर, पहले नियम का पहला स्तर। ठीक है, दंड, और दंड के भय से जो बच्चा क्या है, नैतिकता को करता है। जैसे पापा के डर से बच्चा अपने जो है
अंकल आने वाले हैं उनके घर पे, उनका पैर छूना है, पापा ने कहा है और पापा की डर की वजह से बच्चा पैर छुएगा, ठीक है, इस तरह से। और तीसरे का जो है आपका संभावित क्षेत्र, संभावित जो नैतिकता, अनुबंध नैतिकता है, वहाँ से तीसरे का पहले से पूछा जा रहा है, और दूसरे के पहले से अच्छा लड़का और अच्छी लड़की से अब तक एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वाइगोत्स्की साहब का ZPD से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, और इनसे रिलेटेड घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाइगोत्स्की साहब से। और ये जो है मेन पॉइंट इनसे जो पूछा जा रहा है वाइगोत्स्की साहब से, ये जो इन्होंने बच्चे का जो एक संभावित क्षेत्र जो ZPD जिसे हम कहते हैं, उसमें जो वयस्क की क्या वयस्क लोग हैं, इन लोगों का क्या भूमिका है एक बच्चे के अधिगम में, उनके बड़ों का क्या योगदान होता है, इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप देख लीजिए। और हार्वर्ड गार्डेनर के संगीतीय बुद्धि से पूछा गया क्वेश्चन 29 संगीतीय बुद्धि से 29 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा गया, और अभी भी इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है जीन पियाजे और कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के हिसाब से पूछा जा रहा है। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, आप देख लीजिए। प्रगतिशील शिक्षा जो है, इसमें हमेशा मौलिकता और नैतिकता को ध्यान में रख के आप जब भी इसको हल करें तो मौलिकता और नैतिकता को ध्यान में रख के ऑप्शंस को चूज करें, ठीक है। अब EVS की बात कर लेते हैं। EVS में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो कलमकारी चित्रकला और मधुबनी चित्रकला, इन चित्रकलाओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और जो है मधुबनी जो है आपका बिहार से चित्रकला है, और जो आप कलमकारी है वो आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश के नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा है, जिसका नाम है आपका कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी से करके भी क्वेश्चन पूछा है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देख लीजिए। और अभी अभी जल्द ही आपका जो है पोचमपल्ली से क्वेश्चन पूछा गया है, जो तेलंगाना का एक राज्य है। और यहाँ पे ये साड़ी की बुनाई के लिए विशेष कुछ ऐसी जो साड़ियाँ हैं जिनकी विशेष तरह से बुनाई होती है, ये पोचमपल्ली का यहाँ काम है। तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली, इसलिए यहाँ से भी संबंधित करके क्वेश्चन पूछा गया है। मैप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बताना नहीं है। और सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत से ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है। मैप से पूछा क्या है, सागर से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे बंगाल की खाड़ी यहाँ है आपका, हिंद महासागर से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे पूछा गया है क्वेश्चन कि अरब सागर में जो है कौन सा राज्य सर्वाधिक अपनी सीमा को लगाता है। और इसमें पूछा गया था 29 दिसंबर को कि इसमें जो है बंगाल की खाड़ी से कौन सा ऐसा राज्य है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जिसमें ये केरल ऑप्शन था वही सही था, ठीक है। अब नृत्य से संबंधित पूछा गया, जैसे मैंने अभी बता दिया, नृत्य से संबंधित पूछा गया आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से पूछा गया, ठीक है। कालबेलिया पूछा गया आपका राजस्थान से, इस तरह से क्वेश्चन। और 29 दिसंबर को आपका पूछा गया कि त्यौहार पूछा गया आपका बिहू या बिछुआ त्यौहार जो फसल काटने के बाद असम के लोग मनाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब NEP 2020 एंड NCF 2005 ये तो सब में पूछा जा रहा है, ये आप समझ ही रहे हैं। लर्निंग अधिगम से क्वेश्चन पूछ रहा है, सभी सब्जेक्ट में, सभी पेडागोगी में अधिगम से। लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो है आपका अधिगम अक्षमता हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पूछा जा रहा है, तो एक बार ध्यान रखिए आप लोग, अक्षमता, ठीक है, अक्षमता। अब इक्विजिशन अर्जन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अर्जन से क्वेश्चन CDP में भी पूछा गया, EVS में भी पूछा गया, और जो है इंग्लिश में भी पूछा गया। पाठ्यचर्या से या पाठ्यक्रम से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका EVS में और इंग्लिश में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।